नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और जो आज की क्लास रहेगी साथियों, वो रहेगी UGC नेट 2024 के लिए। और एक्सेप्ट फ्रॉम नेट इट विल बी हेल्पफुल इन योर PG एग्ज़ाम। जो भी पोस्ट ग्रेजुएट के एग्ज़ाम है उसके अंदर इनमें से क्वेश्चन है आपका ज़रूर बनता है। तो साथियों, नॉट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सबसे पहले ये हमारी यूनिट 8 है, यानी कि जो हमारा UGC सिलेबस है नेट का, उसके अंदर यूनिट 8 है, उसको हम करने जा रहे हैं। और साथियों, जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूं कि आपको मैं सेल्फ स्टडी करना सिखाता हूं। इससे ये नहीं होगा कि आपका सब कवर हो जाएगा, लेकिन आपको जो बेसिक, यू विल क्लियर योर बेसिक एंड देन यू कैन स्टार्ट योर सेल्फ स्टडी। आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और आप अपनी सेल्फ स्टडी है वो शुरू कर सकते हैं। और ये एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिज्म के नाम से इसकी बुक है वो मिलती है। बुक की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छी तरह ये क्लास लगा लेते हो तो उसके बाद आप नेट से भी अपना डाटा निकाल के पढ़ सकते हो। और मेन मोटो जो UGC नेट एस्पिरेंट का होता है, उनको सेल्फ स्टडी कराने का ही होता है। जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे उतनी ही जल्दी आपका नेट है वो क्वालिफाई हो जाएगा। सो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले इसके अंदर हम प्लेटो की थ्योरी पढ़ेंगे, यानी कि क्रिटिज्म है वो प्लेटो का पढ़ेंगे। और इसके अंदर जो थ्योरी आती है वो इमिटेशन आती है। इमिटेशन के बारे में जानेंगे। दूसरी थ्योरी अरिस्टोटल की पढ़ेंगे, जिसके अंदर किसकी आती है, ट्रेजेडी। यानी कि साथियों, ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, व्हाट यू हैव टू रीड। ये सभी जानते हैं कि नेट का इतना सिलेबस है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी क्या होती है वो आपको मैं बता रहा हूँ। आज आपको दो जो क्रिटिज्म है, 2 या 3 क्रिटिज्म मैं आपको बताऊंगा अभी भी इनमें क्या पढ़ना है। इसके अलावा आपको अगर मुझे टाइम नहीं मिलता है तो आप सेल्फ स्टडी भी करके ये चीज़ें पढ़ सकते हो। और लगभग मैं कोशिश करूंगा कि सभी क्रिटिज्म के ऊपर जितने भी राइटर हैं तो आपको क्लास दे पाऊँ। तो सबसे पहला प्लेटो की इमिटेशन पे, दूसरा अरिस्टोटल की जो ट्रेजेडी है, 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी है, या जिसे हम कहते हैं ट्रेजेडी इज इमिटेशन ऑफ an action that is serious, completes and a language had a certain magnitude। ये आपने डेफिनेशन जरूर सुनी होगी। तो वो कहाँ से होती है, हमारी ट्रेजेडी जो क्रिटिज्म लिखा है किसने, अरिस्टोटल ने। फिर होरेस की आर्ट ऑफ पोएटिका, हमने जो क्रिटिज्म लिखा है होरेस ने, वो आर्ट ऑफ पोएटिका में पढ़ना होता है। दूसरा है लोंजाइनस, जो लोंजाइनस है उनके बारे में भी हमने क्रिटिज्म पढ़ना है। और इसके अलावा 1-2 और भी राइटर हैं, जैसे सुकरात भी इसी के अंदर आते हैं। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीक मास्टर। यानी कि सबसे पहले जो क्रिटिज्म की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, ग्रीक से होती है। और ग्रीक के कहाँ से, एथेंस से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम इसके बाद पढ़ेंगे फिलिप सिडनी का एन अपॉलजी फॉर पोएट्री। आपने ये भी नाम भी अच्छी तरह वर्क सुना होगा। ये भी क्या है, एक क्रिटिज्म का वर्क है, एन अपॉलजी फॉर द पोएट्री, जो किसका है, फिलिप सिडनी का। फिर जॉन ड्रेडन को पढ़ेंगे, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। इन्होंने जो क्रिटिज्म लिखा है, थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। और अधिकतर साथी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो नेट की तैयारी कर रहे हैं इन चीज़ों को जानते हैं, और जो नहीं जानते उनके लिए बेसिक क्लास रहेगी, और जो जानते हैं उनके लिए इम्प्रूव हो जाएगा। फिर है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर। इन्होंने वर्क लिखा है और वो मशहूर है, ये क्रिटिज्म का वर्क है। फिर वर्ड्सवर्थ का हम पढ़ते हैं T.S. एलियट, जो हमारे वर्ड्सवर्थ और T.S. एलियट है, उनका कंबाइन वर्क 1798 में जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड आया था, वो भी एक लिटरेरी क्रिटिज्म था, जिसमें पढ़ते हो आप, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, या लैंग्वेज शुड बी द मेन लैंग्वेज, या लैंग्वेज शुड बी वेरी सिंपल। तो इन सब चीज़ें आप कब किस में पढ़ती हो, प्रीफिक्स टू लिरिकल बैलेड, जो S.T. कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का क्रिटिज्म वर्क है। उसके बाद किड्स का हम पढ़ते हैं इसके अंदर क्रिटिज्म, जिसमें आप टर्म पढ़ते हो नेगेटिव कैपेबिलिटी। बहुत एग्जाम में आपने देखा होगा कि नेगेटिव कैपेबिलिटी किसका वर्क है या कहाँ से लिया गया है, इसका मीनिंग क्या है। तो ये सब कहाँ से आते हैं साथियों, क्रिटिज्म से आते हैं, और उसी के लिए ये क्लास आपकी ली जा रही है। फिर है T.S. एलियट का कोरिलेटिव, जो टर्म आती है बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो भी किस में से है, आपके इन्हीं के क्रिटिज्म से है। फिर है मैथ्यू आर्नोल्ड, जो कि हमारे मॉडर्न राइटर हैं, और इनका जो टस्टन मेथड है वो
बहुत ज़्यादा फेमस है। और टस्टन मेथड किसने दिया या इसके बारे में क्या है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, क्रिटिज्म में। इसके अलावा और भी राइटर हैं, जैसे आई.ए. रिचर्ड ने भी क्रिटिज्म लिखा है, वो भी इसी के अंदर ही आ जाते हैं। तो साथियों, ये सब फेमस क्रिटिज्म है जो हमें नेट के अंदर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं साथियों कि क्रिटिज्म क्या है। व्हाट इज क्रिटिज्म? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टेक दिस टर्म इन ए नेगेटिव वे और इन ए रॉन्ग वे। वो हमेशा ये समझते हैं कि क्रिटिज्म का मतलब है आलोचना करना, लेकिन आपको आई मस्ट क्लियर द मीनिंग ऑफ क्रिटिज्म। तो क्रिटिज्म का मतलब क्या है? क्रिटिज्म का मतलब है कि राइटर किसी का वर्क पढ़ते हैं, किसी का टेक्स्ट पढ़ते हैं और उसको अपनी नॉलेज, अपने थॉट, अपने इमोशन के आधार पर इंटरप्रेट करते हैं और उसका एक जजमेंट देते हैं। उसको बोलते हैं क्रिटिज्म। यानी कि उसके अंदर मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों की दोनों क्या होती है, सम्मिलित होती है, इंक्लूड होती हैं। उसे हम कहते हैं क्रिटिज्म। तो किसी का वर्क पढ़ने के बाद उसको हम अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और उसका एक जजमेंट देते हैं कि ये यहाँ सही लिखा है, यहाँ उन्होंने गलत लिखा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिज्म। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिटरेरी क्रिटिज्म। ठीक है साथियों, तो आपको क्रिटिज्म की शायद डेफिनेशन वो क्लियर हो गई होगी। अब आपको ये नहीं सोचना है कि ये नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब मेरिट्स और डीमेरिट्स से लिया जाता है किसी भी वर्क को, किसी भी राइटर के टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं। दूसरा है टाइप्स ऑफ क्रिटिज्म। क्रिटिज्म कितने टाइप का है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। थोड़ा मैं डस्टर ले लेता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा भी हमें लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला है लेजिस्लेटिव क्रिटिज्म। लेजिस्लेटिव वर्ड से ही आप समझ रहे हो कि जो शासन से संबंधित हो, जो रूल्स से संबंधित हो, जो अटर्नी से संबंधित हो, यानी कि जिस टेक्स्ट के अंदर कुछ रूल फॉलो किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव क्रिटिज्म। जैसे प्लेटो ने कहा कि पोइट्री के कुछ रूल होने चाहिए, पोइट्री शुड हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वो क्या था, लेजिस्लेटिव क्रिटिज्म था उनका। उसके बाद रोमांटिक क्रिटिज्म। रोमांटिक क्रिटिज्म आपको बता दें क्या होता है। रोमांटिक क्रिटिज्म का मतलब है वेयर क्रिटिक्स आर नॉट स्टिक विद द रूल्स और रेगुलेशन। जहाँ जब क्रिटिज्म लिखते हैं तो ना तो हम रूल्स को फॉलो करते हैं ना रेगुलेशंस को। दे आर कन्फर्ड विद द इमोशंस, थॉट्स, फ्री ऑफ माइंड, फ्री ऑफ थॉट्स, फ्री ऑफ इमोशंस। यानी कि एक राइटर है वो अपना लिखने को, टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने में, लिखने में, राइटिंग में वो क्या होता है, फ्री होता है। वो कुछ भी लिख सकता है, जो उसके दिमाग में विचार आता है उसको फ्रीली वो लिख सकता है। तो वो होता है रोमांटिक क्रिटिज्म। जैसे कि टी.एस. एलियट या विलियम वर्ड्सवर्थ हो, ये हमारे क्या है, रोमांटिक क्रिटिक्स है। उसके बाद एप्रिशिएट क्रिटिज्म। एप्रिशिएट क्रिटिज्म क्या है, किसी के वर्क को हम पढ़ते हैं और उसी वर्क को हम दूसरों को अंडरस्टैंड करवाते हैं, दूसरों को समझाते हैं, तो वो क्या होता है, एप्रिशिएट क्रिटिज्म। जैसे मैंने आपको ये सब थ्योरियां हैं, जो आपको इसके अंदर क्या लिखा हुआ वो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप भी एक प्रकार का क्या पढ़ रहे हो, क्रिटिज्म पढ़ रहे हो, जो कि कौन सी कैटेगरी में आता है, एप्रिशिएट क्रिटिज्म। तो 3 प्रकार के क्रिटिज्म आपको क्लियर हो गए होंगे। और लेजिस्लेटिव को कई बार हम क्लासिकल क्रिटिज्म भी बोलते हैं। क्लासिकल इसलिए क्योंकि एंशिएंट टाइम से इसके कुछ रूल बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से इसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल क्रिटिज्म। तो आपको साथियों पता लग गया व्हाट इज क्रिटिज्म और टाइप्स ऑफ क्रिटिज्म। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आई थिंक अब इस चीज़ की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें लिखी हुई है, इसकी कोई ज़रूरत आपको पढ़ने वाली नहीं है। मैंने बताया है कि ये चीज़ें एक एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। अब हमें इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ें बता दी है और समझा भी दी है। इसके अलावा आगे जब लेक्चर आएंगे तो और भी चीज़ें आपको समझा देंगे क्योंकि और भी चीज़ें लिखनी है। अब देखते हैं कि व्हेन क्रिटिज्म बिगेन, क्रिटिज्म की शुरुआत कब हुई, यानी कि जो राइटिंग का जो लिखना शुरू हुआ क्रिटिज्म वो कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले जो ग्रीक मास्टर थे, ग्रीक मास्टर्स, जो ग्रीक के मास्टर थे उन्होंने ये लिखना शुरू किया और ग्रीस से इसकी शुरुआत होती है। और कहाँ से, एथेंस,
एथेंस में आप जानते हो अरिस्टोटल की एकेडमी भी थी, ठीक है। तो ग्रीक से शुरू होते हैं, ग्रीक मास्टर हमारे सबसे पहले आते हैं, यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो आपको पता लग गया ग्रीक से शुरू होती है, एथेंस से इस क्रिटिज्म की शुरुआत हुई। और सबसे पहले हमारे जो राइटर थे वो थे सोक्रेटिस, जिसको हम बोलते हैं सुकरात, ठीक है। ये एक ग्रीक फिलोसफर थे। प्लेटो भी एक फिलोसफर था, अरिस्टोटल भी एक फिलोसफर था। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे। क्रिटिज्म यहीं से शुरू होता है। तो सुकरात ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन ये पॉलिटिकल ज़्यादा लिखते थे, इसलिए ये इस फील्ड में नहीं आए। और इनके बाद, सुकरात के बाद इनका जो डिसिपल था, यानी कि डिसिपल जो इनका शिष्य था, उन्होंने इनके क्रिटिज्म के बारे में लिखे। यानी कि इनका चेला कौन था? प्लेटो। और प्लेटो का जो स्टूडेंट था वो कौन था? अरिस्टोटल। ये चीज़ें आपको साथ ही ध्यान रखनी है। फिर अरिस्टोटल ने अपना एक चेला बनाया, द अलेक्जेंडर द ग्रेट, द अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले सुकरात से शुरू होती है, फिर प्लेटो लिखता है। प्लेटो अपना चेला किसको बना लेता है? अरिस्टोटल को। और अरिस्टोटल किसको बनाता है? अलेक्जेंडर द ग्रेट, इंडियन राइटर को। तो साथियों, ये इनकी थोड़ी सी कहानी आपको बता दी, ताकि आपके ये साथियों, जैसे आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपको जब आप किसी टेक्स्ट को पढ़ोगे तो वो उसको इजी टू अंडरस्टैंड आपके लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले सुकरात की ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो क्रिटिज्म शुरू होता है वो प्लेटो से होता है। सुकरात पॉलिटिकल व्यू लिखते थे, इसलिए इनको इस कैटेगरी में नहीं रखा गया। लेकिन ये मास्टर, ग्रीक मास्टर हैं सभी के, ठीक है। तो सबसे पहले प्लेटो की जानते हैं। 429 to 397 BC में इनका जो कार्यकाल है वो रहता है। और सुकरात के बारे में थोड़ा और बता दूं कि इनको प्रिजन में रखा गया था, क्योंकि दे वर कंसिडर्ड टू करप्ट द यूथ। इनके ऊपर ही वॉज अक्यूज्ड फॉर करप्टिंग द यूथ। सुकरात पे ऐसा आरोप लगा था कि वो अपनी जो लिख रहे हैं ये क्रिटिज्म, इससे जो यूथ है उसको करप्ट कर रहे हैं, इसलिए इनको प्रिजन में सजा दे दी गई थी और वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। और उनके चेले क्या थे? प्लेटो थे, एक जो कि एक महान व्यक्ति थे प्लेटो के बारे में इनकी सबसे पहले बुक जान लेते हैं। इनकी बुक है द रिपब्लिक, जो 7 से 10 तक है। 7 से 10 तक बुक है, वो इंपॉर्टेंट है, द रिपब्लिक। और इसी के अंदर जो आप थ्योरीज देखते हो, थ्योरी ऑफ इमिटेशन या थ्योरी ऑफ मिमेसिस आप पढ़ते हो। यानी कि प्लेटो की जो चीज़ याद रखनी है वो इनकी एक बुक है जो 7 से 10 तक विषय हमें पढ़ने हैं। उसके अंदर बुक का क्या नाम है? द रिपब्लिक। और इसके अंदर कौन सी थ्योरी दी हुई है जो हमें इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है? थ्योरी ऑफ इमिटेशन या थ्योरी ऑफ मिमेसिस, ठीक है साथियों। और इन्होंने कहा पोइट शुड बी वेनिश फ्रॉम आइडियल स्टेट। इन्होंने कहा पोइट वोइट कुछ नहीं होते, ये बेकार की बातें हैं, ये सिर्फ इमेजिनेशन करते हैं, रियल कुछ भी नहीं लिखते हैं। इसीलिए हम प्लेटो को रियलिस्टिक पोइट भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है कि प्लेटो वॉज ए रियलिस्टिक और ए आइडियलिस्टिक पोइट। तो ये रियलिस्टिक थे, ये मानते थे कि जो भी पोइट्री के अंदर लिखा जा रहा है दैट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी। ये सुनी होगी आपने, कहा पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी, लिखा भी हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है क्या? चलो कोई बात नहीं। पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी, कि पोइट्री है वो ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी है। क्यों है उसको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि इन्होंने चेयर और कारपेंटर का एग्जाम्पल अपने थ्योरी में दिया है। उन्होंने कहा कि जो चेयर है कारपेंटर ने बनाई, तो उसने नकल की, कहीं से उसने उसकी नकल देखी या दिमाग में उसको इमेजिन किया, उसने उसकी क्या कर दी? कॉपी। यानी कि ये क्या है? उसकी नकल है। उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया, भगवान ने कुछ आइडिया दिया और उस आइडिया को कॉपी करते हुए इसने क्या बना दी? चेयर बना दी। तो चेयर का कंसेप्ट है जो कॉपी ऑफ कॉपी, यानी कि ये क्या करते हैं? राइटर होते हैं वो नकल करते हैं, इमिटेशन करते हैं, क्या करते हैं? मिमेसिस करते हैं। ये वर्ड याद रखना है आपको, बहुत बार एग्जाम में आएगा, थ्योरी ऑफ मिमेसिस, यानी कि नकल करते हैं। इट इज़ ए सर्वाइवल कॉपी ऑफ कॉपी,
ये क्या है, बतौर बिल्कुल नकल है। और ये भी कहा पोइट्री इज़ द मदर ऑफ लाइज, कि पोइट्री है वो सभी झूठ की जड़ है। यानी कि पोइट्री को उन्होंने, प्लेटो ने क्या बताया, झूठ बताया कि इसके अंदर सिर्फ कोरी इमेजिनेशन है, किसी प्रकार की रियलिटी नहीं बताई। और यहाँ तक भी कहा पोइट्री इज़ ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी। ये दोहरी नकल है, या दो बार जिसकी नकल पहले की जा सकी है उसकी ही नकल कौन करते हैं, राइटर करते हैं। जैसे कि पोइट के बारे में बताया कि पोइट है, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और उसी आइडिया को वो पेन पेपर पे लिखते हैं, तो दो बार उसकी क्या करते हैं, वो कॉपी करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे फ्लावर या माउंटेन के एग्जाम्पल दिए हैं। किसी लेखक ने माउंटेन देखा, उसके दिमाग में आइडिया आया और उसने उसी माउंटेन के बारे में पेन पेपर लेके अपनी पोएम या कविता में लिख दिया, तो वो क्या है, एक कॉपी है, वो रियलिटी नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्लेटो थे वो क्या थे, रियलिस्ट थे, वो आइडियलिस्ट नहीं थे, वो इन बातों को नहीं मानते थे। ठीक है। फिर मदर ऑफ लाइज भी इन्होंने कहा पोएट्री के रूल बनाओ। इन्होंने कहा पोएट्री शुड हैव सम रूल्स। ठीक है, पोएट्री के कुछ हमें नियम बनाने चाहिए। पोएट्री इज इंस्ट्रक्ट। इन्होंने कहा कि पोएट्री हमें इंस्ट्रक्ट करती है, निर्देश देती है, ना कि हमें कुछ और देती है। दूसरा है पोएट्री केव थ्योरी। इन्होंने एक केव थ्योरी भी दी। केव थ्योरी, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इसी तरह आपको ये टॉपिक पढ़ने होते हैं। केव थ्योरी का मतलब था कि 5-6 व्यक्ति थे जिनको केव के अंदर, जो यहाँ गुफा के अंदर क्या हो गए, बंद हो गए, और यहाँ से छोटी सी एक उन्हें क्या दिखाई दी, सूर्य की किरण दिखाई दी, और इन्होंने सोचा कि ये संसार है, ये केव ही क्या है, वर्ल्ड है। लेकिन वो बाहर की रियलिटी को नहीं जानते थे, वो सिर्फ क्या लिखते हैं जो केव के अंदर वो देखते हैं। उन्हें पता नहीं कि बाहर क्या है, पूरा का पूरा यूनिवर्स है। तो यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है, यानी कि उनमें रियलिटी नहीं थे। जो पोइट के विचार थे वो सिर्फ मानसिक अंदर जो कुछ वो देखते हैं उसी को अनुभव करके वो लिखते हैं। तो ये क्या थी, इनकी केव थ्योरी थी। कभी आ जाती है एग्जाम्पल में, बहुत बार आई है कि केव थ्योरी किसने दी, तो प्लेटो ने दी। केव थ्योरी क्या थी, मैंने समझा दिया कि कुछ व्यक्ति गुफा के अंदर बंद हो गए थे और उनको जब सूर्य की किरण दिखाई थी तो उसी प्रकार उन्होंने सोचा कि ये पूरा केव ही क्या है, पूरा यूनिवर्स है। तो ये केव थ्योरी रहती है। तो साथियों, केव थ्योरी के बारे में बता दिया। अब आई थिंक आपको ये पता लग गया होगा। इसी आधार पे फिर जो इनका चेला बना वो कौन बना साथियों, अरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु कहते हैं। और अरस्तु थे, उनका चेला कौन बना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि इंडियन थे। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये आइडियल पोइट थे, ये रियलिस्टिक पोइट थे, रियल बातों को करते थे, लेकिन ये क्या थे, आइडियलिस्टिक पोइट। अरिस्टोटल क्या थे, आइडियलिस्टिक पोइट थे कि जो बातें हम महसूस करते हैं, अपनी भावनाओं को, फीलिंग को, इमोशंस को हमें क्या छोड़ देना चाहिए, फ्री छोड़ देना चाहिए। यानी कि ये तो जो लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म है उसको फॉलो करते हैं कि रूल होने चाहिए, जो हमें दिखता है वो सब सच नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा कि माइंड शुड बी फ्री, थॉट शुड बी फ्री, इमोशन शुड बी फ्री। और ये इसीलिए आइडियलिस्टिक पोइट भी माने जाते हैं, ये रियलिस्टिक पोइट माने जाते हैं। ठीक है साथियों, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो पोएटिक्स, अरिस्टोटल की जो पोएटिक्स है उसके अंदर 26 चैप्टर हैं, वो हमें ध्यान रखने। जो 1 से 5 चैप्टर है उसके अंदर एपिक पोइट्री है, 6 से 19 है उसके अंदर हमने ट्रेजेडी के बारे में, जितने भी ट्रेजेडी, क्योंकि ड्रामा बाद में आया, उससे पहले ट्रेजेडी क्या थी, फॉर्म थी। और 20 से लेकर 22 तक पोएटिक डिक्शन हमें मिलता है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है कि 1 से 5 नंबर की जो बुक है उसमें एपिक पोइट्री है, 6 से 19 ट्रेजेडी है, 20 से 22 तक पोएटिक डिक्शन है। और इन्होंने ही 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी दिया, और मोस्ट ऑफ द इन्होंने ट्रेजेडी के बारे में ही लिखा। इन्होंने बताया भी कि ट्रेजेडी इज़ द, जो मैंने शुरू में आपको बताई थी कि ट्रेजेडी इज़ ए सीरियस, complete and it has a certain magnitude and a certain language. A tragedy should be serious in its matter. ट्रेजेडी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, सर्टेन मैग्नीट्यूड होना चाहिए और एक सीरियस कंटेक्स्ट होता है। तो इन्होंने
ट्रेजेडी के बारे में ज़्यादा बताया और ट्रेजेडी के 6 जो एलिमेंट्स हैं इन्होंने बताए। सबसे पहला इन्होंने प्लॉट बताया। और प्लॉट क्या होता है आप जानते हो, किसी भी ट्रेजेडी को जब हम बनाते हैं तो उसका प्लॉट सबसे पहले है। उन्होंने प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी, ये बात भी प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी, ये बात किसने कही है? अरिस्टोटल ने, क्योंकि 6 एलिमेंट किसने दिए? अरिस्टोटल ने। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी ट्रेजेडी के अंदर क्या है? प्लॉट है। और इसी के अंदर इन्होंने सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्लॉट का जिक्र किया कि सिंपल प्लॉट कौन सा है और कॉम्प्लेक्स कौन सा है। और इसी के अंदर जो फ्लैट जो टर्म्स है, कुछ टर्म दी वो हमें ध्यान रखनी है। प्लॉट इसलिए पढ़ रहे हैं कि प्लॉट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा सोल ऑफ ट्रेजेडी है। और उसी के अंदर इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे कैथारसिस, हमर्शिया, परपेशिया और एनागोरसिस। तो सबसे पहले कैथारसिस वर्ड बहुत बार पूछा जाता है और आपकी जो रिटोरिक टर्म आती है उसमें भी आता है। कैथारसिस का मतलब है परगेशन ऑफ थॉट्स, यानी कि जब राइटर लिखता है तो कुछ समय के लिए वो दिमाग में उसके विचार रहते हैं और बाद में वो, जैसे एक पानी, जो गंदा पानी है उसको अगर थोड़ी देर रख दिया जाए तो धीरे धीरे मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर अच्छा पानी रहता है, उसी को कहते हैं कैथारसिस, परगेशन ऑफ थॉट्स। यानी कि हमारी भावनाएं, जब कोई राइटर है किसी चीज़ को देखता है तो वो उसके बारे में फील करता है और तुरंत वो उसको नहीं लिखता, कुछ समय देता है लिखने के लिए ताकि उसके जो थॉट है उसमें से अच्छी बात है वो निकल के आए। उस मैटर को क्या कहते हैं? कैथारसिस। और ये किस में आता है? प्लॉट के अंदर, जो अरिस्टोटल ने 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी बताए। फिर हमर्शिया भी बार बार आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं एरर ऑफ जजमेंट। कई बार जो हमारा करैक्टर है उससे गलती हो जाती है, उससे क्या होता है? हमर्शिया हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एरर ऑफ जजमेंट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ओथेलो का। ओथेलो ने डेस्टिमोना को बिना कुछ क्वेश्चन किए उसका कत्ल कर दिया। उसने उस पर शक किया और जैसे ही जो उसका साथी था उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी है वो लॉयल नहीं है, तो उसने बिना कुछ इंक्वायरी किए उसका क्या कर दिया? कत्ल। तो उसको बोलते हैं हमर्शिया। यानी कि कई बार एरर ऑफ जजमेंट, किसी चीज़ को जज करने में हमसे क्या हो जाती है? गलती। सो एरर ऑफ जजमेंट को क्या बोलते हैं हम? हमर्शिया। तीसरा है पेरिपेशिया। पेरिपेशिया क्या होता है? रिवर्सल ऑफ फेट और रिवर्सल ऑफ डेस्टिनी। यानी कि हमारा भाग्य है वो गुड से बैड हो सकता है, बैड से गुड। कई बार कहते हैं ना हम कि ये सब दिन एक जैसे नहीं रहेंगे, आज सुख है तो कल दुख होगा, कल दुख है तो आज सुख होगा। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परिपेटिया या परिपेशिया। परिपेशिया का मतलब क्या है? रिवर्सल ऑफ डेस्टिनी। यानी कि जब प्लॉट बनाया जाता है तो या तो किसी करेक्टर को गरीब दिखाया जाएगा फिर वो अमीर बनेगा, या किसी करेक्टर को अमीर दिखाया जाएगा वो गरीब बनेगा। तो ये सब किसके अंदर होता है? परपेशिया के अंदर। और जो किसका एलिमेंट है? प्लॉट का। फिर है एनागोरसिस। एनागोरसिस क्या है? एनागोरसिस क्या है कि समटाइम वी मिस्टेक्स, हमसे किसी प्रकार की गलती हो जाती है जिसको बाद में सुधारना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ओडिपस रेक्स अगर हम पढ़ते हैं तो ही इवन रेप्ड हर ओन मदर, उसने अपनी ही रेप्ड हर ओन मदर, आप समझ गए होंगे। तो ऐसी जघन्य अपराध है वो करेक्टर से हो जाता है, उसको किस कैटेगरी में कहते हैं? एनागोरसिस। तो ये सब वर्ड आपको मैंने बता दिए जो प्लॉट के अंदर आते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। इन्होंने कहा पोइट्री गिव्स डिलाइट एंड प्लेजर। पोइट्री हमें क्या देती है? प्लेजर देती है, डिलाइट देती है। और इन्हीं की थ्योरी पे जो लगभग आगे की थ्योरी है वो बनी हुई है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की देखते हो आप, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस पावरफुल ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से अरिस्टोटल की थ्योरी से ली गई है। तो आपको इसके बारे में बता दिया। फिर करैक्टर के बारे में जिक्र करते हैं कि करैक्टर कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने बताया करैक्टर हैव ए ग्रेट थॉट और ए यूनिवर्सल थॉट। जब करैक्टर होगा, नहीं करैक्टर के बारे में, फ्लैट एंड राउंड करैक्टर होते हैं, ये तो मैंने शायद पहले भी बता दिया। करैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? फ्लैट और राउंड। फिर थॉट, जो हम ट्रेजेडी लिख रहे हैं उसका थॉट कैसा होना चाहिए? यूनिवर्सल थॉट होना चाहिए, ग्रेट थॉट होना चाहिए। यूनिवर्सल थॉट, ग्रेट थॉट का मतलब है जैसे कि हम रामायण पढ़ते हैं
तो वो जो हम राम जी को देखते हैं तो उनके अंदर हमें अपनापन नज़र आता है, हम नज़र आते हैं कि हम ऐसे बनेंगे, तो वो क्या होने चाहिए, आइडियल। इसीलिए प्रूव करती है ये थ्योरी कि ये आइडियल थे, आइडियलिस्टिक थे अरिस्टोटल। तो थॉट ग्रेट थॉट होने चाहिए, यूनिवर्सल थॉट होना चाहिए। ये नहीं कि एक व्यक्ति को अच्छा लगा तो वो यूनिवर्सल थॉट हो जाएगा, यानी कि सभी आम जनता के लिए वो क्या होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्नॉलेज होना चाहिए, यूनिवर्सली उस थीम को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। थॉट यानी कि ग्रेट थॉट, जैसे रामायण का थॉट है कि राजा दशरथ हो गए या राम के जो अच्छे गुण हैं, तो वो किसके अंदर आते हैं, ग्रेट थॉट या यूनिवर्सल थॉट के अंदर। फिर है डिक्शन। डिक्शन का मतलब होता है लैंग्वेज। द लैंग्वेज ऑफ द ट्रेजेडी शुड बी सिंपल, नॉट सो कॉम्प्लेक्स, नॉट सो एम्बिग्यूअस, यानी कि ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो पढ़ी नहीं जाएगी। यानी कि कॉमन मैन लैंग्वेज, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में कहा, लैंग्वेज शुड बी ए कॉमन मैन लैंग्वेज। जो भाषा है वो साधारण व्यक्तियों की होनी चाहिए, तभी तो उसको पढ़ेंगे, फिर ही तो वो आगे जाएगा, और जाएगा तो लोगों को उसके विचार के बारे में पता लगेगा। तो ये सब बातें जो अच्छी बातें हैं वो अरिस्टोटल की 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी में आती हैं। फिर उन्होंने टीपीए का भी सिद्धांत दिया, टाइम, प्लेस और एक्शन। इन्होंने कहा कि किसी भी ट्रेजेडी को लिखते हैं तो उसमें टाइम का विशेष ध्यान रखना चाहिए, प्लेस और एक्शन का हमें रखना चाहिए। तो ये होगी हमारी अरिस्टोटल की, और ये होगी हमारी प्लेटो की। इसके बाद हमारे होरेस आएंगे, जिसको आर्ट ऑफ पोएटिका या आर्ट्स पोएटिका के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो मैंने आपको करीबन ये जो मैंने बताया था, सबसे पहले हमारे कौन से आते हैं, सुकरात आते हैं, फिर प्लेटो, फिर अरिस्टोटल, और मैंने बता दिया आइडियल है, ये रियलिस्टिक है। इसके बाद होरेस और लॉन्जाइनस, एक आधा और इसमें शायद हमारे आए, तो हमारे ग्रीक मास्टर हैं ये, यानी कि इनसे हमारी जो क्रिटिसिज्म है वो शुरू होता है। तो मैंने आपको ये 3 करा दिए हैं, और आगे जैसे ही मुझे टाइम लगेगा तो होरेस या लॉन्जाइनस की जो क्लास होगी, पीवी शैली भी इसके बाद आ जाते हैं, सिडनी भी आ जाता है, तो ये सब हम आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो साथियों एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि इट इज़ नॉट इनफ बट इट्स क्वाइट इनफ फॉर द बेसिक स्टूडेंट। जो साथी बेसिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि क्रिटिसिज्म में कैसे पढ़ना शुरू करें, देखो साथियों, नॉलेज कई साथियों को आप जो बेसिक है वो क्लियर नहीं होता, इसको पढ़ने के बाद आप अपनी कोई भी अच्छी बुक्स नोट्स उठा सकते हो, इसमें ये पॉइंट आप लिख सकते हो, और उसके बाद आप अपना पढ़ना क्रिटिसिज्म है वो शुरू कर सकते हो। क्योंकि हमारे यूजीसी नेट की जो यूनिट 8वीं है उसके अंदर ये सब क्रिटिसिज्म आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से हम बाकी सारे हमारे क्रिटिसिज्म है उसको हम पढ़ेंगे। और साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी, अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो हम क्रिटिसिज्म से ही आगे पूरा आपको कंप्लीट कराऊंगा, अदरवाइज़ आपको 2-2 3-3 राइटर हम ले लेंगे और क्रिटिसिज्म आपका कंप्लीट करवा दूंगा। और अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर ब्रिटिश वगैरह या ग्रामर वगैरह भी हम शुरू कर सकते हैं। और टिल देन साथियों, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम।